इस विषय को अतुल ओझा जी, जो कि मैंने बताया चार्ल्स यूनिवर्सिटी प्राग में अभी पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, अभी वहाँ का समय 3.5 घंटा पहले का होगा, और अभी वो वहाँ पे अपना कार्य ख़त्म करके नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड ज्वाइन करने वाले हैं। एक आध हफ्ते में वो वहाँ पे वो चले जाएंगे। तो जी मैं आपको कोर्स बना रहा हूँ। ओके, अतुल गेस्ट। और इन्होंने इस विषय पे मशीन अनुवाद में पीएचडी किया, पाणिनी एज एन इंटरलिंगुआ रख के, पाणिनी एज एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, अष्टाध्यायी एज एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, संस्कृत एज एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज रख के। और इसी परंपरा में अभी 2 लोग और पीएचडी कर रहे हैं। शिलादित्य भट्टाचार्य अभी इसी परंपरा में पीएचडी कर रहे हैं, और राम किशोर जी हिंदी से संस्कृत कर रहे हैं। अभी संस्कृत से हिंदी हमने कर लिया है एमटी हब प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, सांख्यिकी विधि से, और सरल संस्कृत के लिए वो उसके रिजल्ट्स ठीक ठाक है, और हमारा एक अच्छा पब्लिकेशन भी है उसमें। और जब हम उसको लाइव करने की बात हमने माइक्रोसॉफ्ट से की, तो उनका कि चूँकि आपको रिवर्स भी करना होगा हिंदी से संस्कृत भी, तब उसको लाइव कर पाएंगे। तो मुझे बहुत शीघ्र ही मुझे लगता है कि अब ये रिवर्स प्रक्रिया भी पूरी कर लेंगे। इसके लिए मैं एक विशाल कॉर्पोरा जो हिंदी का है उसको हम संस्कृत में कन्वर्ट अपने छात्रों की मदद से कर रहे हैं। जैसे वो हो जाएगा तो ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो ये तीनों ही छात्र मिलकर ये प्रेजेंटेशन करेंगे। अतुल जी मुख्य प्रेजेंटेशन करेंगे इसमें, वो भी प्रेजेंटर होंगे। उसके बाद शिलादित्य और हम किशोर जी विल टेक ओवर। अतुल जी आप प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो आज का विषय है कि मशीन अनुवाद, इंग्लिश में कहें मशीन ट्रांसलेशन का क्या उद्देश्य है और क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। गिरीश सर ने और सुभाष जी ने इससे पहले मशीन ट्रांसलेशन की बात की थी, जो कि ब्रीफली किया था कि मशीन ट्रांसलेशन में होता क्या है, वो कैसे काम करता है। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि मशीन ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या है, अप्रोच क्या है और कैसे वो वर्क करता है। शुरुआत करने से पहले मुझे याद है कि सुभाष जी ने ही या सर ने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोगों को बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मशीन ट्रांसलेशन का इस प्रोसेस स्टार्ट होता है। वॉरेन वीवर जो कि इसके जिनके आर्टिकल के कारण ये मशीन ट्रांसलेशन एक तरीके से कहिए कि शुरू होता है, उनका एक आर्टिकल में कोट है कि जब वो रशियन टेक्स्ट को देखते हैं तब उनको रशियन और इंग्लिश में वो टेक्स्ट सिमिलर मतलब वर्ड तो वोकैबुलरी सिमिलर दिखती है, बट उनको मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो वो कैसे वो उसको अंडरस्टैंड करें, इनकोड कैसे कर रहे हैं और डिकोड कैसे कर रहे हैं। तो उसका एक एग्जांपल है, सबसे बेस्ट है कि अगर मैं आपको कुछ टेक्स्ट ऐसे दिखाऊं कि जैसे कि द्रविडियन लैंग्वेज का हम लोग, चूंकि मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ लोग ही होंगे जो द्रविडियन लैंग्वेजेस को समझ रहे होंगे या द्रविडियन स्क्रिप्ट को समझ रहे होंगे, और अदर लोगों को द्रविडियन स्क्रिप्ट या लैंग्वेज नहीं पता है। इसीलिए मैंने द्रविडियन लैंग्वेज से तमिल को चूज किया। अगर हम यह टेक्स्ट देखें और इसको हमको पढ़ना है और समझना है कि क्या है इसका मीनिंग, तो समझ पाना मुश्किल है। क्यों? या तो हमें बाइलिंगुअल होना होगा कि हमें तमिल भी आए, हिंदी भी आए और इंग्लिश भी आए। वो बहुत पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल टास्क है। इस लैंग्वेज को, इस टेक्स्ट को समझने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए भी अब क्या कर सकते थे कि एक तो है कि आप किसी ट्रांसलेटर को हायर करिए, ट्रांसलेटर आपको ट्रांसलेट करके इस टेक्स्ट को दे एंड देन आपको आप उसको पढ़ सकते हैं। पर वो कॉस्टली बहुत ज्यादा था और है भी अभी भी, क्योंकि बहुत कम ही ट्रांसलेटर हैं। अगर आप 1 अरब जनसंख्या में देखेंगे तो कितने ट्रांसलेटर आपको मिलेंगे कि जो उसमें दक्षता रखते होंगे कि तमिल और हिंदी दोनों में जानते हों। तो उसको ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कराने के लिए आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप ठीक है तमिल को मान लेते हैं कि ठीक है तमिल की द्रविडियन लैंग्वेज है, वहां पर हमको बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो आपको सिमिलर लैंग्वेज में हम जाते हैं। मराठी, मराठी का आपको टेक्स्ट देखते हैं। मराठी देखने में देवनागरी की स्क्रिप्ट में ही है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी भी जाती है, और पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, पर आपको मीनिंग
आप नहीं समझ पाएंगे, और हो सकता है अगर आप समझ भी रहे हैं तो आप क्रक्स निकाल रहे हैं, थीम निकाल रहे हैं, पर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। और एग्जैक्ट मीनिंग आपको जानना है, और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर आपको इंटरैक्ट करना है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को शेयर करना है, तो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करने के लिए ट्रांसलेशन की आवश्यकता है। और वो आप चाहे मैनुअल ट्रांसलेटर के थ्रू कराएं या इंटरप्रेटर के थ्रू कराएं या ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन के थ्रू कर सकते हैं। पर चूंकि टाइम सेविंग आपका मशीन ट्रांसलेशन होता है, तो इसलिए लोग मशीन ट्रांसलेशन पर शुरुआत करते हैं। और अगर मैं फिर से वही वॉरेन वीवर की बात करूं, तो उनके लिए रशियन और इंग्लिश का टेक्स्ट का जो स्क्रिप्ट था वो सेम था, पर वो डिकोड कर पाने के लिए उनके लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। सिंपल फॉर्मेट अगर हम देवनागरी स्क्रिप्ट का रखें मराठी और हिंदी के साथ में, तो यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि मराठी मुझे नहीं आती है, हम लोगों में से कुछ लोगों को आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, कुछ फैमिलियर वर्डिंग, कुछ वर्ड से होंगे बट पूरे तरीके से नहीं आती होगी। अब प्रोसेस इसको कैसे वो डिकोड कैसे करें, क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन कैसे करें, तो अगर हम मशीन ट्रांसलेशन के हेल्प से जाते हैं तो आसानी से इसको हम डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले मैंने तमिल का दिया कि वन नेचुरल लैंग्वेज है और सेकेंड नेचुरल लैंग्वेज मैंने उसको ट्रांसलेट के लिए रखा इंग्लिश में। अगर एक सेंटेंस आपने लिया, उसको उस सेंटेंस को आपने पैरेलल ट्रांसलेशन करा दिया कि सेकेंड नेचुरल लैंग्वेज में, बट ये जो आउटपुट दिया हुआ है ये मशीन ट्रांसलेशन का दिया हुआ है। और इससे आपको पता भी चल रहा होगा पढ़ने से ही कि ये मशीन का जो जनरेशन इंग्लिश में किया हुआ है कितना सही, कैसे सही है, क्या गलत है, क्योंकि जिनको तमिल आती है वो आसानी से इसका मीनिंग समझ पाएंगे। अब है कि ये कितना सही है, अंडरस्टैंडेबल है, नहीं है, डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है कि हाँ मीनिंग सही है, बट जो तमिल लैंग्वेज में दिया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं। सेकंड में अगर मैं बात करूं मराठी के लिए, जहां पर कि आपको भारतीय हवामान, खाद्यान्न, पश्चिम, इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है और उसका सेकंड नेचुरल लैंग्वेज में यानी हिंदी में दिया है मीनिंग। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज का ही ट्रांसलेशन है गूगल का, और आप इसको पढ़ेंगे तो कि भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी तट पर एक चक्रवात का अनुमान लगाया, और परफेक्ट ट्रांसलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए 3 जून और 4 जून को मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी। तो ये सारे सेंटेंस आपको अगर आप कहते हैं कि ठीक है गूगल ट्रांसलेशन नहीं होता, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअल ट्रांसलेटर ढूंढते कि पढ़ना है, मुझे मीनिंग समझना है, क्या टेक्स्ट था, क्या किसी ने कहा है, तो पहले तो ट्रांसलेटर ढूंढिए। और ट्रांसलेटर बिजी भी हो सकता है और वो कॉस्टली भी होगा, क्योंकि वो हर वर्ड के हिसाब से या सेंटेंस के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। और अभी आपने क्या किया कि गूगल ट्रांसलेशन में आपने कॉपी किया, गूगल या बिंग में या जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है वहां पे आपने कॉपी किया और वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक प्रोसेस है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, बट हाँ यहाँ पर कुछ जगह पे कॉन्टेक्स्ट में भी प्रॉब्लम है जो कि धीरे धीरे सही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से अभी सही हो गया है, पर काफी हद तक प्रॉब्लम कुछ कुछ सॉल्व हुई है डेटा के बेस पे, इंफॉर्मेशन, लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन इनकोड करके इसको सही किया जा रहा है। तो ये अंडरस्टैंडेबल है। सिमिलरली आप इंग्लिश टू हिंदी के लिए देखते हैं तो भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व है, बट हाँ द पेशेंट ऑफ फीवर शुड बी गिवन अ लॉट ऑफ रेस्ट, फ्रेश एयर एंड प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू ड्रिंक। इसका मीनिंग जो दिया हुआ है कि बुखार के मरीज को भरपूर आराम, ताजी हवा और पीने के लिए भरपूर मात्रा में तरल दिया जाना चाहिए। परफेक्ट ट्रांसलेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सब जो इंफॉर्मेशन है कि आपको तमिल से इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मिला, इसको ऑटोमेटिक जब हम ट्रांसलेशन करते हैं वह है प्रोसेस मशीन ट्रांसलेशन। और मैं उसके पहले ही जैसा मैंने कहा ही था कि वॉरेन वीवर का एक कोट है कि व्हेन आई लुक
at an article in Russian, I say this is a really written in English, but it has been coded in some strange symbols. I will now proceed to decode. जो कि मैंने आपको मराठी के लिए एग्जांपल दिखाया कि मराठी से अगर आप मराठी का टेक्स्ट देखते हैं तो वो सेम अप्लाई होता है। डिटेल में पहले जाने से पहले मैं मशीन ट्रांसलेशन की कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसा मैंने एग्जांपल में दिखाया शुरू में ही कि एक सोर्स लैंग्वेज होगा, एक नेचुरल लैंग्वेज जो कि टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। टारगेट लैंग्वेज भी नेचुरल ही होगा। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, बट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में करने की बात कर रहे हैं, कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, और वो वन नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर नेचुरल लैंग्वेज में है। और जो ये प्रोसेस है वो एमटी एप्लीकेशन कहलाता है, वही एमटी है, मशीन ट्रांसलेशन है। और ये इंपॉर्टेंट एनएलपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको चाहे स्पीच टू स्पीच एमटी बनाना है या डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करना है या टेक्स्ट को पढ़ना है या कहीं इंफॉर्मेशन शेयर करना है, टूरिज्म पे है या बिजनेस ट्रिप पे किसी भी जगहों पर आपको ट्रांसलेशन किसी दूसरे लैंग्वेज का देखना है तो आप मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू कर सकते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री है कि मशीन ट्रांसलेशन, जैसा कि सर और सुभाष जी ने बोला भी था और मैं अभी शुरू में भी बोला हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होता है। वॉरेन वीवर का एक मेमोरेंडम आता है जो कि 1949 में आता है। बिग इन्वेस्टमेंट शुरू होता है यूएस गवर्नमेंट के थ्रू वर्ल्ड वॉर के लिए क्योंकि उनकी कंपटीशन रशिया से थी, तो रशियन और इंग्लिश का मशीन ट्रांसलेशन पे वो वर्क करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो कितने आर्मी को या कितने लोगों को इंफॉर्मेशन वो पास करने के लिए ट्रांसलेटर हायर करके भेजते, वो पॉसिबल नहीं है। ट्रांसलेटर को भेजें और इंफॉर्मेशन वहां पर हो, ये सारी चीजें कैसे वो सिक्योरिटी थ्रेट को देखेंगे या ट्रांसलेशन को देखें। तो ये सब चीजों के लिए उन लोगों ने एक सोल्यूशन ढूंढा कि मशीन ट्रांसलेशन ही प्रोसेस अप्लाई किया जाए। बट प्रॉब्लम यह हुई कि 1955 से 1966 के बीच में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, क्योंकि नो फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स, कोई लिंग्विस्टिक रूल नहीं था, कोई कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि रियल और उसमें की रियल वर्ल्ड नॉलेज इनकोड की जा सके। 1966 में अल्पैक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि वो एक लिटरली मीनिंग में कहती है कि आप ये कुछ नहीं है, सब स्लोवर एंड लेस एक्यूरेट इन एम्प्टी सिस्टम है, इसको कोई जरूरत नहीं है फंड करने के लिए। बट कुछ रिसर्चर्स यूरोप एंड अदर जगहों पर काम कर रहे थे 1966 टू 80s में के बीच में, और उन्होंने लिंग्विस्टिकली एंड कंप्यूटेशनल मोर सोफिस्टिकेटेड सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर मशीन ट्रांसलेशन एस्टैब्लिश किया, जिसका एक 1976 में आता है मेटो, जो कि कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से फंड हुआ। और 1978 में सीईसी स्टार्ट करता है यूरोट्रा प्रोजेक्ट करके, जो कि फर्स्ट कॉमर्शियल सिस्टम था। फिर से यूरोप एंड अदर जगहों पर फंड शुरू होता है। जब ये एक सक्सेस मिलती है तब फंडिंग शुरू होती है कि इस पे रिसर्च करना चाहिए, हाँ कुछ आउटपुट आ रहा है। तो यूरोप एंड जापान में लिंग्विस्टिक पैराडाइम को लेकर के कैसे मेन फ्रेम में कंप्यूटर्स को लाया जा सकता है, कैसे मशीन ट्रांसलेशन का डिप्लॉय किया जा सकता है, इस सब पे प्रोसेस शुरू होता है। इसके लिए एक और प्रोसेस शुरू किया गया, कैट सिस्टम। कैट में कैसे कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन बनाया जा सकता है कि ह्यूमन ट्रांसलेटर उसमें अपने हेल्प कर सकें उस सिस्टम को इजीली बनाने में। बहुत ज्यादा हिस्ट्री पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा। इसमें 3 टाइप के एमटी हैं, ह्यूमन एडेड एमटी, मशीन एडेड ह्यूमन एमटी और फुली ऑटोमेटेड एमटी। तो अभी जो सबसे ज्यादा अप्रोच किया जा रहा है ह्यूमन एडेड एमटी या मशीन एडेड ह्यूमन एमटी की बहुत ज्यादा लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, पर हाँ फुली ऑटोमेटेड एमटी पे पूरा रिसर्च और लोगों का फोकस है कि कैसे एक नेचुरल लैंग्वेज सेकेंड नेचुरल लैंग्वेज में फुली ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सके। तो उसके लिए 3 अप्रोच हैं, डायरेक्ट,
डायरेक्ट ट्रांसफर, इंटरलिंगुआ, ये ट्रेडिशनल एक अप्रोच था। अभी काफी हद तक पूरा चेंज हो चुका है। व्यू वही है, क्रक्स वही है, बट मेथोडोलॉजी चेंज हो गई। डायरेक्ट ट्रांसफर और इंटरलिंगुआ में अब कहें कि वो रूल बेस्ड, डेटा ड्रिवन और हाइब्रिड बेस्ड आप सीधे सीधे कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसलेशन आप डेटा ड्रिवन में भी आपको मिलेगा। स्टैटिस्टिकल में अभी मैं सेकंड में मैं जब स्टैटिस्टिकल की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि वो डायरेक्ट का प्रोसेस कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो रूल बेस्ड में क्या है, रूल बेस्ड का अप्रोच जो है वो क्या करता है, रूल बेस्ड में बेसिकली आप लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन या लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन आप पास करते हैं। सोर्स लैंग्वेज टू सोर्स टेक्स्ट में आप वर्ड स्ट्रक्चर बताते हैं। सोर्स लैंग्वेज अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं तो यहाँ पर सोर्स टेक्स्ट आपका इंग्लिश है और टारगेट टेक्स्ट आपका हिंदी है। तो उसको पहले रूल बेस्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका वर्ड का स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, सिमेंटिक स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा। वो चाहे आप मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू बताएं या पियोस्टाइगर, चंकर, पार्सिंग के थ्रू एनालिसिस करके टारगेट लैंग्वेज में उसको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और वो सिमेंटिक, सिंटैक्टिक एंड देन वर्ड स्ट्रक्चर पे मॉर्फोलॉजिकल जनरेशन करता है, टारगेट जनरेशन। सिंपल फॉर्मेट में आर्किटेक्चर ऑफ और वीएमटी सिस्टम का अगर मैं कहूँ तो है कि सोर्स एनालिसिस टोकेनाइज करते हैं। टोकेनाइज करने का मतलब है कि टोकेनाइज आप सेंटेंस को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस लेवल पे टोकेनाइज कर रहे हैं, सेंटेंस लेवल पे उसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो सेंटेंस लेवल पे एनालिसिस। बट यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो वर्ड लेवल पे भी बात कर रहे हैं और स्पेस के बेस पे हम सेंटेंस को स्प्लिट करते हैं। हर इस सेंटेंस स्प्लिट होता है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हर वर्ड को टोकेनाइज किया। यहाँ पर हर वर्ड का मतलब है कि जब मैं टोकन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि पंक्चुएशन को आप स्किप कर देंगे। पंक्चुएशन भी टोकन है हमारे लिए। हर सिंबल, हर इंफॉर्मेशन जो भी है वो टोकन फॉर्मेट में है, तो वो टोकेनाइज होता है। और मॉर्फोलॉजिकल, चूंकि इंडियन लैंग्वेजेस, मोस्टली इंडियन लैंग्वेजेस मॉर्फोलॉजिकल रिच लैंग्वेज है, तो हम उसको मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर के साथ एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या मॉर्फ इंफॉर्मेशन है, उसमें जेंडर क्या है, नंबर क्या है, पर्सन क्या है, रूट क्या है, वो सफिक्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड देन पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, चंकिंग चंक करा देते हैं। चंक की बात जहाँ सचिन जी ने कल किया भी था कि एक ग्रुप बनाते हैं हेड वर्ड और फिर उसके बाद उसको पार्सिंग और सिंटैक्टिक वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएटर और के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जिस लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है उसका ट्रांसफर, ग्रामर, लेक्सिकल ट्रांसफर, ट्रांसलिटरेशन अगर है तो ट्रांसलिटरेशन, ये प्रोसेस करते हैं। और चूंकि हिंदी जैसी लैंग्वेज जहाँ पर कि एग्रीमेंट काफी रिच है, आप वो भी वर्ब में सीधे सीधे, अगर आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जाता है, जाती है, मतलब जेंडर एग्रीमेंट वहां पर स्ट्रांग है, तो उसका भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर टारगेट लैंग्वेज में चूंकि वर्ड जनरेट करना है कि जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस आया था उसी का सफिक्स, उसमें उसी का इंफॉर्मेशन उस टारगेट लैंग्वेज में जनरेट हो, वो आर्किटेक्चर, उसके लिए पूरा का पूरा एक रूल डिजाइन होता है। वो आर्किटेक्चर, वो रूल बेस्ड एमटी सिस्टम है। अच्छा, रूल बेस्ड सिस्टम का मतलब यह कतई नहीं है कि यहाँ पर मैथ्स या अदर इंफॉर्मेशन की कोई एल्गोरिदम का शेयर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या अदर चीजें प्रोसेस नहीं होंगी, कि सारा का सारा को इंफॉर्मेशन रूल बेस्ड से रूल से ही लिखा जाएगा सब, कि एक फाइल में डाल दिया गया कि ओके सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब और इसमें एक एग्जांपल दे दिया गया। अगर वो कह रहे हैं तो वो एक तरीके से टेम्पलेट बेस्ड है बट नॉट फुली रूल बेस्ड है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर बात करते हुए कंफ्यूजन शुरू हुआ है कि रूल बेस्ड, जब हम कहते हैं तो रूल बेस्ड का मतलब लोग ये मान के चलते हैं कि रूल बेस्ड और स्टैटिस्टिकल, ओके डिफरेंशिएट में आगे करता हूँ कि कैसे है।
उससे पहले है कि बेसिक जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि डायरेक्ट बेस्ड एमटी में, इसमें क्या होता था कि सोर्स लैंग्वेज का टेक्स्ट और टारगेट लैंग्वेज की टेक्स्ट को इंफॉर्मेशन शेयर कैसे कर प्रोसेस कैसे कर दे। तो यहाँ पर क्या था कि सोर्स लैंग्वेज का टेक्स्ट एनालिसिस एंड सिंथेसिस जो होता था वो एसएल के सोर्स लैंग्वेज और टीएल के टारगेट लैंग्वेज के डिक्शनरीज के साथ होता था कि सोर्स लैंग्वेज का वर्ड लिया और उसकी टारगेट लैंग्वेज की डिक्शनरी से मैच कर दिए और ग्रामर से उसको मैच कराते हुए सिस्टम आउटपुट जनरेट कर देता था। ड्रॉबैक ये था कि अनेबल टू रिजॉल्व वर्ड एम्बिग्यूटी। डेफिनेटली अगर हम खुद ह्यूमन अगर इसको देखें कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना है, कुछ जगहों पर आप कर पाएंगे। सिंपल सा है कि अगर मैं इसी वर्ड को लूं, ड्रॉबैक का इंफॉर्मेशन आपको हिंदी में ढूंढना हो तो कमी ढूंढ करके आप बोल देंगे कि हाँ कमियां हैं, पर किसी सेंटेंस में आपको लाके यूज करना हो ड्रॉबैक्स, तो वहां पर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो आपको डिकोड करने की जरूरत है। तो वो जो एम्बिग्यूटी है वो रिजॉल्व कर पाना डायरेक्ट बेस्ड एमटी में पॉसिबल नहीं था। इंटरलिंगुआ की बात आती है। इंटरलिंगुआ क्या है? इंटरलिंगुआ में बेसिकली एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है वो रिप्रेजेंट होता है, मीनिंग उसमें रिप्रेजेंट किसी तीसरी लैंग्वेज मीनिंग रिप्रेजेंट कराते हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज होती है। ओके, सिंपल से फॉर्मेट में मैं अगर आपको बात करता हूँ, ये एक सोर्स लैंग्वेज हुआ और आप मान के चलिए कि इस मशीन में आपने इंटरलिंगुआ का इंफॉर्मेशन किसी तीसरी लैंग्वेज को लिया है जिसका कि इंफॉर्मेशन एक एज अ एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, फॉर एग्जांपल संस्कृत के लिए इंटरलिंगुआ इंडियन लैंग्वेजेस में संस्कृत को इंटरलिंगुआ के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। और उस क्योंकि जो ग्रामर है, स्पेशली कारक का जो फीचर है कि केस ग्रामर है कि कैसे उसमें कर्ता कर्म का कैसे रिलेशन है या कर्ता का करण से क्या है, और इन सब जो रिलेशन है कारक प्रकरण का जो रिलेशन, अगर हम उनको लें और उसको इम्प्लीमेंट करें तो इंडियन टू इंडियन लैंग्वेजेस में इजीली पार्स हम कर सकते हैं, उस सिस्टम को आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। और जिस कारण से लोगों ने इंटरलिंगुआ के लिए संस्कृत को सबसे अच्छा माना है। और अनुसारक का सिस्टम एक काफी हद तक सही अनुसारक का ही एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो कि इम्प्लीमेंट हुआ इंटरलिंगुआ के बेस्ड में संस्कृत को लेकर के। वहां पे वो पाणिनियन पर्सपेक्टिव का अप्रोच फॉलो करते हैं जिसमें कि कारक प्रकरण को यूज करते हैं, और वो सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करने के लिए वो कारक प्रकरण ही यूज करते थे। बट ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि सारे लैंग्वेज में एक यूनिक ग्रामर इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप सारे लैंग्वेजेस में, क्योंकि द्रविडियन लैंग्वेज अगर आप कहते हैं कि द्रविडियन लैंग्वेजेस में सेम फॉर्मेट में कारक प्रकरण इंप्लीमेंट हो रहा होगा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज हमेशा चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, उसका कुछ हद तक फीचर इन्फॉर्म लेकर के हम सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, पर पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉसिबल नहीं था। और अभी तक जितने भी इंटरलिंगुआ बेस्ड सिस्टम बने हैं उसमें सिर्फ कैंट करके एक है जो सिस्टम है कॉमर्शियली डिप्लॉय हुआ, और सभी सिस्टम फेल हुए। पर अच्छी बात इस सिस्टम की ये थी कि आपको अलग से जो पार्सिंग है या ग्रामर है, इंटरलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन करना है ग्रामर का, उसके लिए नया रूल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए मल्टीलिंगुअल सिस्टम बनाना इजी था, बट वेरी कॉस्टली एंड वेरी एक्सपेंसिव के साथ साथ। और ये भी था कि कई जगहों पर उसका ड्रॉबैक, उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए इंटरलिंगुआ भी फेल होता है। डेटा ड्रिवन, जिसकी मैंने बात पहले भी की थी, डेटा ड्रिवन में एग्जाम्पल बेस्ड है, अदर हैं, पर मैं स्टैटिस्टिकल पे फोकस करूंगा कि स्टैटिस्टिकल बेस्ड एमटी की बात हम करते हैं। स्टैटिस्टिकल बेस्ड का क्या मतलब है, स्टैटिस्टिक्स से क्या रिलेशन है, स्टैटिस्टिकल बेस्ड में रिक्वायरमेंट क्या है।
किसी भी स्टैटिस्टिकल बेस्ड एमटी सिस्टम को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैरेलल कॉर्पस। और पैरेलल कॉर्पस का क्या मतलब है, मोनोलिंगुअल कॉर्पस का क्या मतलब है? सर ने आप लोगों को मोनोलिंगुअल कॉर्पस और पैरेलल कॉर्पस बताया होगा, और बताया है। सर आपने पैरेलल कॉर्पस एंड मोनोलिंगुअल कॉर्पस बताया था? हेलो हेलो मुझे लगता है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ 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 हाँ। सर हैं क्या? होना चाहिए, आप बता दीजिए ना छोटा करके अगर हो सके। अच्छा ठीक है। ओके, तो पैरेलल कॉर्पस और मोनोलिंगुअल कॉर्पस का मतलब यह है कि ओके, अगर हम पहले स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर अगर आप इस पूरे तमिल सेंटेंस को देखें, ईच लाइन वन सेंटेंस जो है, एक लैंग्वेज का जब इन डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो आपका मोनोलिंगुअल कॉर्पस कहलाता है। और जब हमने वन लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन है, इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन, कंप्लीटली कंप्लीट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, बट इक्विवेलेंट है, क्योंकि ट्रांसलेशन में भी डिफरेंट दूसरे ट्रांसलेटर को देंगे तो दूसरा ट्रांसलेशन अपने स्टाइल से ट्रांसलेशन करेगा, उसका भी मीनिंग वही आएगा कुछ जगहों पर। स्टैटिस्टिकल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन बनाने के लिए पैरेलल कॉर्पस और मोनोलिंगुअल डेटा दोनों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मोनोलिंगुअल डेटा अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं, बट जो टारगेट लैंग्वेज का जो जनरेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि रूल बेस्ड में, जैसे हमने बोला कि देखा कि वर्ड जनरेशन जो है, सिंटैक्टिक इंफॉर्मेशन वो जनरेट कर पाना स्टैटिस्टिकल में विदाउट मोनोलिंगुअल डेटा पॉसिबल नहीं है, या अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपका मोनोलिंगुअल डेटा आप यूज नहीं करते हैं। ड्रास्टिकली स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन में जो चेंजेस आया वो आफ्टर आईबीएम मॉडल आया। आईबीएम मॉडल, आईबीएम रिसर्च ग्रुप ने, आईबीएम रिसर्च वॉटसन जो ग्रुप है, उन्होंने 1980 के राउंड के बाद, हाँ, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया स्टैटिस्टिकल बेस्ड में जो कि वर्ड टू वर्ड काम करता था, एंड फिर लेक्सिकल काम किया, लेक्सिकल टू लेक्सिकल एंड मेनी टू मेनी अलाइनमेंट, इस बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया था। उससे पहले मैं एक बार आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि क्या आर्किटेक्चर है। तो पैरेलल टेक्स्ट आपका मैं जब कह रहा हूं तो वो है कि मान लीजिए कि इंग्लिश भोजपुरी या इंग्लिश हिंदी पैरेलल टेक्स्ट आपने लिया, उस कॉर्पस को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ट्रांसलेशन मॉडल बनाया। ट्रांसलेशन मॉडल में क्या होगा कि जो आपने इंग्लिश से हिंदी या इंग्लिश से भोजपुरी टेक्स्ट दिया था, उसको वो ईच सेंटेंस को जो टोकनाइज करेगा वर्ड टू वर्ड में, उसका प्रोबेबिलिटी काउंट करेगा। और प्रोबेबिलिटी काउंट करने के लिए अब आपको डिसाइड करना है, या जो भी डेवलपर हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम या किस तरह से वो फीचर्स रखना चाहते हैं। और यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम की बातें मैं कल कर चुका हूं कि वहां पर यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ एन ग्राम्स को ही मैं स्प्लिट करके यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम की बातें कर रहा था। तब वो ट्रांसलेशन मॉडल बनता है, और ट्रांसलेशन मॉडल के साथ जो आपका टारगेट लैंग्वेज है, ऑलवेज मोनोलिंगुअल कॉर्पस जो होता है वो टारगेट लैंग्वेज का होता है। तो अगर मेरा टारगेट भोजपुरी है तो यहाँ पे भोजपुरी का मोनोलिंगुअल कॉर्पस होगा जिसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पे लैंग्वेज मॉडल बनता है। यहाँ पे भी अगेन प्रोबेबिलिटी है, और इन दोनों को जब आप मर्ज करते हैं तो वो डिकोडिंग एल्गोरिदम के थ्रू होता है, और तब आपका स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन बनता है। बट इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि वर्ड टू वर्ड अलाइनमेंट, अगर मैं इसमें बात करूं कि वर्ड टू वर्ड अलाइनमेंट जो कि आईबीएम का ही मॉडल था, आईबीएम 1 मॉडल प्रपोज जब हुआ उसमें दिया गया। तो वर्ड अलाइनमेंट एक बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर आप मान लीजिए पेशेंट है,
पेशेंट का वर्ड आपने लिया और इसका जो मीनिंग है, ट्रांसलेशन जो हिंदी में है मरीज के लिए, तो अब मरीज कितने टाइम पूरे आपके डॉक्यूमेंट में, पूरे टेक्स्ट में, कॉर्पस में आया है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या है, उसको डिवाइड करते हैं, काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ मरीज, मान लीजिए मरीज अगर एक पूरे के कॉर्पस में टारगेट लैंग्वेज में 10 टाइम्स आया हुआ है, तो 10 उसको 10 टाइम्स को मरीज को टारगेट सोर्स लैंग्वेज में पेशेंट से या कितने और जगहों पर उसका है मीनिंग है, उससे डिवाइड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एज ए ह्यूमन सोचेंगे तब आप तो पेशेंट डिटेक्ट कर पाएंगे, बट अगर आप एज अ मशीन देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि मरीज के लिए हमेशा पेशेंट ही इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन होगा। हो सकता है मरीज के लिए तो लास्ट में हमारा बचा हुआ था कि वर्ड अलाइनमेंट वो स्टैटिस्टिकल में कैसे काम करता है और कैसे हम यूनिवर्सल संस्कृत या कि संस्कृत के लैंग्वेज ग्रामर को कैसे इनकोड कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में। रूल बेस्ड या इंटरलिंगुआ पे मेरा फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि वो इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है और वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कैसे अब लिंग्विस्ट, पहले है कि वर्ड अलाइनमेंट जैसा मैंने पहले भी बोला है, शायद मे बी रिपीट हो और मे बी नहीं। तो अगर आप यहाँ पे किसी वर्ड का एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन सोर्स लैंग्वेज से टारगेट सोर्स लैंग्वेज का टारगेट लैंग्वेज में चाहते हैं, तो उसको पहले आपको क्या करना होगा, टारगेट लैंग्वेज के ईच वर्ड को सोर्स लैंग्वेज के ईच वर्ड से मैप कराना होगा और उससे वो प्रोबेबिलिटी हर वर्ड पे काउंट करता है कि मान लीजिए बुखार है तो बुखार का कितने जगह पे सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आया। तो वो इंफॉर्मेशन आप जब निकालते हैं वो प्रोसेस करने के लिए वर्ड अलाइनमेंट होता है और वो स्पेस टू स्पेस होता है। ठीक है, कि आपने द से मैच कराया बुखार को, फिर द से मैच कराया के को, और इसी तरह मैच कराएंगे तो सबसे ज्यादा जो मॉडल है वो क्या करेगा कि पेशेंट के लिए मरीज को एक्सट्रैक्ट करके लाएगा कि पेशेंट का और मरीज का प्रोबेबिलिटी हमेशा हाईएस्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो वर्ड अलाइनमेंट प्रोसेस होता है। इसके अलावा लेक्सिकल, सिंटैक्टिक और सबके 1 to 1 मेनी टू मेनी है, बट टाइम हमारे पास कम है और एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। बट हाँ, दूसरी बात है जिसको कि जो मैंने अपने थीसिस में इम्प्लीमेंट किया है कि लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकली कैसे इनकोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि कारका जो ग्रामर है उसको इंग्लिश सेंटेंसेस को कारका के बेस पे एनालिसिस करके डेटा को एनोटेट करके और स्टैटिस्टिकल सिस्टम को ट्रेन किया। तो सोर्स लैंग्वेज चूंकि इंग्लिश ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था, उसके कुछ पीओस टैगर्स इन टूल अवेलेबल थे, उसको टैग कर दिया और पार्सिंग के लिए कारका के बेस पे पार्स किया। और दूसरा काम मैंने किया था यूनिवर्सल डिपेंडेंसी को लेकर के, तो दोनों के बेस पे एनालिसिस करके रिजल्ट देखा। तो ये इफेक्टिव ये है कि अगर आप कारका के बेस पे डेटा एनोटेट करके इंग्लिश सेंटेंस को या इंडियन लैंग्वेजेस को एनोटेट करते हैं एंड देन टारगेट लैंग्वेज में ले जाते हैं, तो जो ग्रामर क्लू ग्रामर बन रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और प्रोबेबिलिटी ये है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, रादर देन कि अगर आप यही यूज करते हैं कि पूरा का पूरा आप सोच रहे हैं कि संस्कृत का ग्रामर लिख दें, इम्प्लीमेंट करें, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में अपने फीचर्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो ये एक समरी है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई डाउट बहुत है बहुत तो भी। धन्यवाद अतुल जी, तीनों ही वक्ताओं सर का एक बहुत बहुत। सेकेंड, मैं डेमो दे दूं क्या वो रजनीश जी का, जो संस्कृत टू हाँ, हिंदी वाला दे है? दीजिए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो सॉरी, मैं भूल गया था। संस्कृत से स्कूल से ही, हमारे यहाँ से ही रजनीश जी ने एक सिस्टम बनाया था संस्कृत टू हिंदी मशीन ट्रांसलेशन, जो कि अवेलेबल है। तो इसका एक एग्जांपल कोई भी एक सेंटेंस मैं लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कॉपी कर दिया एक सेंटेंस यहाँ पे, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये लोकल मशीन पे चल रहा है। तो एंड
शैलाद्रि जी, तब तक आप प्रश्न Yes. देख लीजिए, चैट बॉक्स में प्रश्न हो तो उसको एक आध प्रश्न सुन तो लीजिए। आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने सेंटेंस डाला, इनपुट सेंटेंस, सर। महर्षि याज्ञवल्क्यः स्वस्य आश्रमे प्रतिदिनम धर्म उपदेशम करोति स्म, तो इसका ट्रांसलेशन आया कि महर्षि याज्ञवल्क्य अपने आश्रम में प्रतिदिन धर्म का उपदेश करते थे। तो ट्रांसलेशन अच्छा है। तो इस तरह से अगर हम सिस्टम बनाते हैं स्टैटिस्टिकल, और ये जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम बना है संस्कृत टू हिंदी, ये सिर्फ 4 साल में बना है। और अगर आप रूल बेस्ड लिख रहे हैं या इंटरलिंग्वा या रूल बेस्ड बना रहे हैं तो टाइम लगेगा, पर काफी एक्यूरेट या डेटा उसमें कितनी एक्यूरेसी आएगी, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करने के लिए हर बार रूल लिखना होगा। तो लोग स्टैटिस्टिकल ज्यादा यूज कर रहे हैं, और अभी रिसेंट में न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग को यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो ये है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।